नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती फिर से आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल काल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट उत्तरकालीन मुगल कालीन शासन हमने किए थे। अब देखिए, औरंगजेब के समय से ही भारत के अंदर एक नई शक्ति का उदय हुआ और आगे चलकर मुगलों के पतन के बाद यही वो शक्ति थी जिसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये थे मराठा। मराठों के सबसे प्रमुख नेता जो रहे, इनके संस्थापक रहे इनकी शक्ति के, वो थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के समय ही औरंगजेब या मुगलों से मराठों का संघर्ष शुरू हो चुका था। आगे भी ये जारी रहा। धीरे धीरे उत्तरोत्तर आपने भी उत्तरकालीन मुगल शासक पढ़े, आपने देखा किस प्रकार से वो लगातार कमजोर हो रहे थे और मराठे दक्षिण भारत में अपनी शक्ति बढ़ाते ही जा रहे थे। और जैसे ही उनको मौका मिला तो वो आगे चलकर ठेठ दिल्ली तक आ पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं मराठों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मराठा शक्ति के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 के अंदर पुणे के शिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। इनके संरक्षक दादाजी कौंडदेव थे। इनके एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो थे समर्थ गुरु रामदास। ध्यान रखेंगे आप, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी का विवाह सालबाई निंबालकर से 1640 में हो गया। दरबार में इन्होंने मराठी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया और धीरे धीरे अलग अलग दुर्गों पर अधिकार कर लिया। देखिए, शिवाजी जिस समय पैदा हुए थे उस समय दक्कन में आदिल शाही सल्तनत थी और शिवाजी के पिताजी जो हैं, ये एक पुणे का जो किला था वो आदिल शाह का ही था, उसके किलेदार थे। बचपन में ही जब शिवाजी के पिताजी की मृत्यु हो गई तो फिर किलेदारी का भार शिवाजी पर आया। शिवाजी ने आसपास की जनजातियों के साथ मिलकर मराठवाड़ा के जो अन्य किले थे उन्हें जीतना शुरू कर दिया था। मात्र 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपना पहला किला जीत लिया था। उसके बाद उत्तरोत्तर शिवाजी का ये किले जीतने का क्रम जारी रखा और एक शक्ति के रूप में उन्होंने आसपास के जो मराठी लोग थे उन्हें संगठित किया। शिवाजी को मुगलों से ये लगातार जो विरोध करने की, विद्रोह करने की जो प्रेरणा थी, उनकी माताजी से मिलती रही, उनके शिक्षक दादाजी कौंडदेव से मिलती रही और समर्थ गुरु रामदास जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने इनका बहुत ही ज्यादा मार्गदर्शन किया। तो देखिए, और कुछ बात करें, शिवाजी ने अपने राज्य विस्तार का प्रारंभ 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले को जीतकर किया। इसके पश्चात 1646 में इन्होंने तोरण के किले पर भी अधिकार कर लिया। 1656 में इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खां को नियंत्रित करने के लिए शिवाजी को भेजा, पर शिवाजी ने उन्हें मार दिया। देखिए, यहां पर एक घटना है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अफजल खां की बहुत ही दहशत थी उस समय के रीजन में। आदिल शाह का सबसे विश्वस्त सेनापति था और कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। खास करके कहा जाता है अफजल खां बहुत ही लंबा चौड़ा डील डॉल वाला एक व्यक्ति था। वो लोगों को अपनी बाहों में जकड़कर मार दिया करता था, दम घोट दिया करता था। और अफजल खां और शिवाजी का एक लंबे समय तक संघर्ष भी चला, पर जब दोनों ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए युद्ध से, तो फिर उन्होंने संधि प्रस्ताव किया। एक जगह पर उनकी मीटिंग निश्चित हुई और शिवाजी को उनके जो सहयोगी थे उन्होंने पहले ही ये अंदेशा जता दिया था कि यहाँ पर अफजल खां शायद आपके साथ भी वही कर सकता है जैसा वो अपने बाकी दुश्मनों के साथ कर चुका है। तो शिवाजी ने यहाँ पर एक चालाकी का प्रयोग किया। उन्होंने अपने हाथ में एक वाघनख नाम का एक अस्त्र पहन लिया, जैसे इस प्रकार अंगूठी की तरफ पहन लेते थे। यहां से जैसे बिल्ली के नाखून कैसे निकलते हैं या शेर के नाखून कैसे निकलते हैं, वैसा वो अस्त्र था। तो जब दोनों ही लोग शिवाजी और अफजल खां एक न्यूट्रल जगह पर मिले तो अफजल खां ने उन्हें गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसा कि उम्मीद थी अफजल खां ने उन्हें जकड़ लिया अपनी पकड़ में। उससे शिवाजी बच नहीं सकते थे। तब शिवाजी ने भी अपने वाघनख जो है अफजल खां की गर्दन और पीठ में गड़ाकर उसकी वहां पर हत्या कर दी। ये खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, औरंगजेब को अंदेशा हुआ कि ये एक और विद्रोही व्यक्ति मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो औरंगजेब ने अपने विश्वसनीय सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। पर शाइस्ता खान जहां पर रुका था वहां पर रात में शिवाजी ने हमला कर दिया। शाइस्ता खान को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह भी आए, पर वो भी शिवाजी से हार गए। फाइनली आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को युद्ध के अंदर पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया और उन्हें
वो आगरा के दरबार में लेकर हाजिर हुआ, दिल्ली लेकर आया। तो देखिए, शिवाजी की बढ़ती शक्ति से घबराकर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। शिवाजी ने 1663 में शाइस्ता खान को पराजित कर दिया। शाइस्ता खान के असफल होने पर शिवाजी का शक्ति का दमन करने के लिए आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को भी दक्षिण में भेजा गया। जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया और शिवाजी के काफी दुर्ग जो हैं शिवाजी को मुगलों को वापस सौंपने पड़े थे। शिवाजी को 1666 में उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया गया। यहां पर घटना यह है कि शिवाजी को जय सिंह ने यह वचन दिया था कि आप आगरा पधारिए, आप औरंगजेब से मिलिए, वो दरबार में जरूर आपका सम्मान करेंगे और आपको एक बड़ा मनसब प्रदान करेंगे। इस प्रकार से आप अपने राज्य की जनता को सुखी रख सकते हैं, साथ ही साथ आपके राज्य में ये शांति भी स्थापित हो जाएगी। शिवाजी इस वचन को मान लिए और पहुंचे औरंगजेब के दरबार में, पर वहां पर उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। उन्हें दरबारियों की लाइन में सबसे पीछे खड़ा किया गया था। साथ ही साथ औरंगजेब ने ना तो उनसे बातचीत करी, ना ही उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा। इससे शिवाजी को बहुत बुरा लगा, परंतु उसके बाद शिवाजी को यह कह दिया गया कि जब तक बादशाह का अगला आदेश नहीं आता आप इस किले को छोड़कर नहीं जा सकते। एक तरीके से शिवाजी को नजरबंद कर दिया गया था। पर शिवाजी वहां पर अपने एक हमशक्ल की सहायता से किले से भाग निकले और वापस दक्षिण में पहुंचे और उन्होंने फिर से विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया और फिर से जो किले उन्होंने मुगलों को वापस सौंप दिए थे वापस से उन पे धावा बोल दिया। तो देखिए, 1670 में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ फिर से अभियान छेड़कर पुरंदर की संधि द्वारा जो किले उन्होंने खो दिए थे उन्हें पुनः जीत लिया। 1670 में शिवाजी ने सूरत को लूटा और मुगलों से चौथ की मांग करी। चौथ मैंने आपको बताया था काफी बार। चौथ है जो है ये मुगल प्रशासन चलाने के लिए राजस्व उगाही का एक तरीका था, जिसमें वो डिमांड करते थे जिस भी राज्य पर हमला करते थे कि भाई हमें तुम्हारे राज्य का जितना टोटल राजस्व आता है उसका 1/4 हमें दे दीजिए। चौथ मतलब चौथाई, नहीं तो हम तुम्हारे राज्य को तहस नहस कर देंगे, लूटपाट करेंगे। तो शिवाजी ने मुगलों से भी चौथ की मांग करी। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में मराठवाड़ा या महाराष्ट्र के एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण करी। इससे पहले वहां पर किसी ने छत्रपति की उपाधि धारण नहीं की थी। शिवाजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दक्कन के अंदर एक लंबे समय बाद, दिल्ली सल्तनत आप देखिए अलाउद्दीन के समय ही जो है कई सारे राजवंश जो है उन्हें हरा दिया गया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके बाद आदिल शाही सल्तनत की स्थापना हुई, मुगलों का वहां पर नियंत्रण रहा। काफी समय बाद जो है शिवाजी ने वहां पर एक हिंदू शासक के रूप में छत्रपति की उपाधि धारण करी। अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1676 में कर्नाटक में हुआ। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। हालांकि शिवाजी ने अपनी मृत्यु से पहले एक संगठित मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। आगे बात करें शिवाजी का प्रशासन किस प्रकार का था, किस प्रकार से उन्होंने राज्य के अंदर प्रशासनिक सुविधाएं शुरू करी। देखिए, शिवाजी का अधिकांश प्रशासन जो है वो दक्कन की जो सल्तनत व्यवस्था थी वहां से लिया गया था, जिसके शीर्ष पर जैसे सुल्तान वगैरह होता था तो यहां पर सबसे शीर्ष पर छत्रपति था। अष्टप्रधान नाम की इन्होंने एक मंत्री परिषद की स्थापना करी जिसमें 8 अलग अलग प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। उनमें सबसे प्रधान जो होता था, सबसे प्रमुख जो होता था उसे पेशवा कहा जाता था। यह मंत्री सचिव के रूप में काम संभालते थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन थे? सबसे पहला था पेशवा। यह अष्टप्रधान में सर्वोच्च पद था, राजा और राज्य का प्रधानमंत्री था। मजूमदार या अमात्य, ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। बाकिया नवीस, सूचना, गुप्तचर और संधि विग्रह के विभाग यानी संधि से संबंधित जो पत्राचार होता था उनका अध्यक्ष था। चितनीस यानी यह राजकीय पत्र व्यवहार देखता था। दबीर या मुयंत विदेशी मामलों का प्रभारी था। सेनापति या सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि के प्रबंधन कार्य संभालता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए देखता था और न्यायाधीश जो है वो न्याय व्यवस्था के लिए लगाया गया था। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। फिर प्रांतों को परगनों में और परगनों को तालुकों में विभाजित किया गया था। हालांकि आप देखें तो ये सेम व्यवस्था जो है उस समय मुगल काल के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं आप, वैसी ही प्रचलित थी। दक्कन के अंदर भी वही प्रचलित थी। तो शिवाजी की जो ये राज व्यवस्था थी ये बहुत हद तक उस समय की जो मध्यकाल में प्रचलित राज व्यवस्था थी उसी से प्रभावित थी। आगे चलकर ये पेशवा का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया और पेशवा ही छत्रपति से भी ज्यादा सर्वेसर्वा हो गए। उनकी चर्चा भी हम आगे करते हैं। राजस्व व्यवस्था जो है ये मलिक अंबर की भूमिकर व्यवस्था से प्रेरित थी। मलिक अंबर एक गुलाम था, हालांकि आगे चलकर उसने बहुत प्रगति करी। तो मलिक अंबर
की जो राजस्व व्यवस्था है वो बहुत ही आइडियल व्यवस्था थी। शिवाजी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। भूमि की पैमाइश के लिए काठी या जरीब का इस्तेमाल किया गया। आज भी किया जाता है जरीब का इस्तेमाल। कुल उपज का 33% जो है वो कर के रूप में लिया जाता था, बाकी बाद में जो है 40% लिया जाने लगा। चौथ तथा सरदेशमुखी मराठा कराधान प्रणाली के प्रमुख आधार थे। दो तरह के कर जो है वो मराठा राज्य की राजस्व व्यवस्था, जो पैसा आता था उसकी रीढ़ की हड्डी थे। एक था चौथ। सामान्य रूप से चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि या पड़ोसी राज्य की आय का चौथा हिस्सा होता था, जिसे वसूल करने के लिए उस क्षेत्र पर आक्रमण करना पड़ता था। धमकी भरा था, चौथ दो नहीं तो आक्रमण होगा। सरदेशमुखी जो है ये वंशागत रूप से उस प्रदेश का सरदेशमुखी होने के नाते वसूल किया जाता था। भाई जैसे कि आपके पड़ोस में कोई रियासत है, अब वहां पे मराठों ने हमला कर दिया, हमला करके उस वहां के जो भी जागीरदार हैं या वहां का जो भी शासक है, अब उसने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो अब मराठे वहां से चले जाते थे बदले में कि भाई अब तू यहां से अपना सारा प्रशासन जैसे तुम पहले चलाते थे वैसे ही चलेगा, परंतु तुम्हें हर वर्ष राजस्व का एक हिस्सा सरदेशमुखी के रूप में मराठों को भेजना पड़ेगा। तो ये था सरदेशमुखी। शिवाजी के अनुसार लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार था। जदुनाथ सरकार के अनुसार मराठा आक्रमण से बचने के एवज में यह वसूल किया जाने वाला था। तो एक ही बात है, अगर आप दोनों इस कर को देखें सरदेशमुखी की, तो प्रॉब्लम क्या थी कि भाई आपका पड़ोसी रियासत जो है जिसको आपने जीत लिया है, अब आपने उसको अपने राज्य में नहीं मिला है, पर आपने कहा है कि साल का एक फिक्स टैक्स तो मेरे को तुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमला कर दूंगा। बात समझ रहे? तो ये आक्रमण से बचने के लिए भी हो गया, भाई फटाफट सरदेशमुखी पहुंचा दो नहीं तो ये हमला कर ही देंगे। फिर देखिए शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में बात करें। देखिए शिवाजी का औरंगजेब से लंबा संघर्ष चला है। औरंगजेब जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। औरंगजेब शिवाजी को क्या कहता था? पहाड़ी चूहा, क्योंकि शिवाजी ने जो है वो गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध प्रणाली जो थी उसका प्रयोग किया। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने भी अकबर के खिलाफ इसका प्रयोग किया, वैसे ही शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ इसका प्रयोग किया। कहा जाता है कि औरंगजेब अपना पूरा जिंदगी में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है उसने शिवाजी पर ही खपाई, दक्षिण में खपाई, पर वो कभी भी मराठों के इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा नहीं सका। इसीलिए कहते हैं कि औरंगजेब का जो ये नासूर था वही इसके अंत का कारण बना। मतलब औरंगजेब की मृत्यु भी आप देखिए दक्षिण में ही होती है, दक्कन में ही होती है। औरंगजेब को अपनी कब्र भी जो है अपने सगे संबंधियों के साथ नसीब नहीं हुई, वो वापस कभी उत्तर भारत आ ही नहीं सका। शिवाजी के उत्तराधिकारी जो हुए, शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी का पुत्र संभाजी शासक बना। हालांकि शिवाजी का संभाजी के अलावा एक और पुत्र था, राजा राम। बात समझ रहे हैं आप? राजा राम और संभाजी ये दोनों ही किसके पुत्र थे? शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी बड़ा था, इस वजह से शिवाजी की मृत्यु के बाद शासन किसके हाथ में गया? संभाजी के हाथ में गया। तो कुछ समय के लिए जो है संभाजी और राजा राम के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष भी चला था, ठीक है। हालांकि संघर्ष इतना बड़ा नहीं था। संभाजी को आराम से, क्योंकि वो बड़ा था, सबसे बड़ा पुत्र था, इस वजह से राज्य का हस्तांतरण हो गया। राजा राम जो है वो शांत बैठ गया। राजा राम को पदच्युत करके 20 जुलाई 1680 को मराठा साम्राज्य की गद्दी पर ये बैठे। संभाजी ने एक ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। 1681 में इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दी। ये अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। मैंने कहा था औरंगजेब के खिलाफ उसके पुत्र अकबर ने विद्रोह कर दिया था और उसने संभाजी से सहायता मांगी थी। संभाजी ने उसे सहायता भी दी, शरण भी दी, परंतु बाद में औरंगजेब ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए संभाजी को अकबर द्वितीय से अलग कर दिया। उसके बाद ये अकबर द्वितीय कुछ समय इधर राजपूताना में रहा। राजपूताना में भी जब उसने युद्ध भी लड़ा, पर वो युद्ध के अंदर जब औरंगजेब के खिलाफ हार गया तो फिर यहां से वो फिर फारस चला गया। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर मराठा राजधानी रायगढ़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। बेसिकली क्या है, संभाजी को औरंगजेब ने फिर से संधि के लिए आमंत्रित किया था, जिस प्रकार से उसने कभी औरंगजेब ने शिवाजी को आमंत्रित किया था। संभाजी का पुत्र था शाहू। संभाजी अपने पुत्र शाहू के साथ औरंगजेब के दरबार में पहुंचे और वहां पे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्योंकि अब मराठे लगातार विद्रोह पर उतरे हुए थे और मराठों का जो राजा है उसे आपने गिरफ्तार कर लिया है, तो औरंगजेब ने संभाजी पर दबाव बनाया धर्म परिवर्तन करने का कि भाई अगर राजा ही धर्म परिवर्तन कर लेगा तो फिर पीछे वालों को दबाना आसान रहेगा। हालांकि संभाजी ने
बहुत यातनाएं सही। कहा जाता है कि रोज संभाजी के शरीर का एक अंग काटा जाता था। उसके बाद भी संभाजी ने जो है वो हार नहीं मानी, धर्म परिवर्तन नहीं किया और संभाजी की अंततः औरंगजेब की कैद में ही हत्या कर दी गई। संभाजी का जो पुत्र था शाहू, वो औरंगजेब की मृत्यु तक, मतलब 1689 में वो कैद होता है, उसके बाद 1707 तक आप देखें लगभग 18 साल शाहू मुगलों की कैद में रहता है, वहीं पड़ा रहता है। तो संभाजी भी नहीं रहे, शाहू भी नहीं रहा, तो पीछे कौन बचा? राजा राम। तो फिर सत्ता का हस्तांतरण किसके हाथ में आ जाता है? मराठों की सत्ता किसके हाथ में आती है? राजा राम के हाथ में आ जाती है। देखिए, राजा राम पहले से ही अपने उत्तराधिकार के लिए, अपनी गद्दी के लिए संभाजी से युद्ध कर चुका था। अभी अपन ने पीछे देखा ना, उत्तराधिकार की बकायदा इनके बीच में लड़ाई हुई। तो ऐसी स्थिति में राजा राम जब शासक बनता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं संभाजी नहीं है इसलिए शासन कर रहा हूं, नहीं, मेरा वास्तव में हक बनता था इसलिए मैं मराठों का उत्तराधिकारी हुआ हूं। इसका मतलब है उसने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगर आज के बाद कभी भी शाहू वापस आ जाता है तो उसका गद्दी पे कोई क्लेम नहीं होगा। ये राजा राम का कहना था। और राजा राम के समय ही मराठों की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाती है। अब मराठा विद्रोह जो था वो एक तरीके से हिंदू साम्राज्य की स्थापना का विद्रोह हो जाता है। वो विदेशी मुगलों के खिलाफ एक स्वतंत्रता के युद्ध में बदल जाता है। तो सवाल पूछते हैं कि किसके समय में मराठों का संघर्ष जो है एक स्वतंत्रता के युद्ध में बदल गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में बदल गया? तो वो राजा राम वो व्यक्ति था, वो मराठा छत्रपति था जिसके समय मराठों ने जो है मुगलों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। तो संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। राजा राम मुगलों के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी रायगढ़ से जिंजी ले गया। 1698 तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र रहा। 1689 में सतारा मराठों की राजधानी बना। तो देखिए, ये सतारा जो है ये बाद तक भी जो है आगे चलकर भी सतारा मराठों की छत्रपतियों की राजधानी रहा है। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, बात समझ रहे? बाद में ये राजा राम जो है वो राजधानी कहां ले गया? सतारा ले गया। राजा राम स्वयं को संभाजी के पुत्र शाहू का प्रतिनिधि मानकर गद्दी पर कभी नहीं बैठा। राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया जो 1700 तक चलता रहा। राजा राम की 1700 ईस्वी में मृत्यु हो गई तो उसकी विधवा ताराबाई ने, इनका एक पुत्र था, किसका? राजा राम का और ताराबाई का एक पुत्र था जिसका नाम भी शिवाजी था, तो अपन उसको शिवाजी द्वितीय लिख देते हैं। मात्र 4 वर्ष का लड़का था, तो उसको छत्रपति की गद्दी पे तो बैठा दिया, पर बच्चा है वो तो राजकाज कौन चलाने लगा? राजकाज ये ताराबाई चलाने लगी। बात समझ रहे? तो राजा राम की मृत्यु के बाद एक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किसके पास हुआ? ताराबाई के पास हुआ। हालांकि छत्रपति कौन था? शिवाजी द्वितीय। अब देखो, ये ठीक चल रहा था पर समीकरण बदल गए। कब बदले? जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई तो अगला शासक बनता है मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम नाम था बट वो किसके नाम से शासक बना? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। अब बहादुर शाह प्रथम जैसे ही शासक बना तो सबसे पहले तो उसने देखा कि भाई जो भी मेरे पिता द्वारा विद्रोही तैयार किए गए हैं मुझे उन्हें कम करना है। तो उसने मराठों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया बेसिकली। तो उसने क्या किया? शाहू जो उनकी कैद में पड़ा था उसे आजाद कर दिया। जिसे औरंगजेब ने संभाजी और शाहू को कैद में लिया था ना, वो शाहू औरंगजेब की मृत्यु तक कैद में रहा, उसे बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त कर दिया। अब जैसे ही ये शाहू मराठवाड़ा पहुंचा तो ताराबाई ऑलरेडी गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की जो सत्ता है वो शाहू को देने से मना कर दिया, पर शाहू को मदद मिली बालाजी विश्वनाथ की। बालाजी विश्वनाथ जो है उस समय एक सेनानायक था, उसकी मदद शाहू को मिली और उसकी मदद से शाहू ने जो है ताराबाई को युद्ध के अंदर हरा दिया। और अब नया पेशवा कौन, नया छत्रपति कौन बना? शाहू बना। शाहू 1707 के अंदर ही जो है छत्रपति बन जाता है और 1748 तक शाहू मराठा साम्राज्य का छत्रपति रहता है। आप एक तरह से समझिए कि मराठा साम्राज्य का यह आखिरी छत्रपति था, क्योंकि शाहू के समय में ही जो पेशवा थे वो शक्तिशाली हो गए थे। बेसिकली क्या हुआ? शाहू ने 1713 में बालाजी को, ये जो बालाजी विश्वनाथ था ना जिसकी मदद से उसे मराठा साम्राज्य की गद्दी मिली थी, उससे उसका अपना पेशवा बना लिया। बात समझ रहे? पेशवा का पद आपने अभी पीछे पढ़ा था, वो अष्टप्रधान के अंदर सबसे प्रमुख पद, एक तरह से राजा का सलाहकार या प्रधानमंत्री भी आप समझ सकते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ को इसने
नियुक्त कर लिया। अब बालाजी विश्वनाथ के समय से ही एक नया युग मराठों के अंदर शुरू हो जाता है, जिसे अपन पेशवा युग कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मराठे छत्रपति की शक्तियां तो बहुत सीमित हो जाती है, सारा के सारा शासन प्रशासन जो है वो पेशवा के चारों तरफ केंद्रित हो जाता है। इसके बाद छत्रपति का नहीं बल्कि पेशवाओं का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं 1707 से लेकर 1748 तक नो डाउट छत्रपति शाहू था। बकायदा पेशवा जो है इसे लगातार कर भी पहुंचाते थे, परंतु जैसे इसकी मृत्यु हुई ना, उसके बाद सारे समीकरण बदल गए। छत्रपति नाम मात्र का भी नहीं रहा, यहां पर ये नाम मात्र का छत्रपति तो था कम से कम। तो अब छत्रपति के समय में ही, शाहू के समय में ही पेशवा शक्तिशाली हो गए थे। बालाजी विश्वनाथ जो है वो पहला शक्तिशाली पेशवा बना, हालांकि इससे पहले भी पेशवा थे, ठीक है, बट पेशवा पद का जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंस या शक्तिशाली होना, वो किसने किया, बालाजी विश्वनाथ ने किया। और आगे इसके जो वंशज थे उन्होंने पेशवाओं की शक्ति को और आगे बढ़ाया। तो ये चैप्टर अभी अपन यही खत्म करते हैं, शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी। पेशवाओं को अपन अलग चैप्टर में करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं बात करूंगा मराठा साम्राज्य के जो पेशवा हुए। शिवाजी पे से अच्छा क्वेश्चन बनता है, सिर्फ शिवाजी को पढ़िएगा। संभाजी वाला याद रखें, संभाजी को कैद कर लिया गया था, है ना। शिवाजी का जन्म स्थान, माता पिता, वो गुरु जो हमने बात करी, वो सब आपको याद होने चाहिए। शिवाजी का राज्याभिषेक का वर्ष और पुरंदर की संधि, इनका वर्ष, ये सब आपको याद रखने होंगे। इस पे अच्छा सवाल बनता है, ठीक है। तो ये लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।